जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से सभी दोस्तों सभी मित्रों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज के परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने आपके साथ संविधान निर्माण के विषय में या संवैधानिक विकास के विषय में मैंने आपके साथ चर्चा किया था। आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसी चर्चा को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से जो पिछली क्लास में मैंने डिस्कशन किया था, क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसके बाद आज जो हम डिस्कशन करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में हम दोस्तों डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें कि अब इसके बाद संविधान निर्माण होगा। संविधान निर्माण के उपरांत हम संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां हैं, उनको देख लेते हैं। दोस्तों, कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां हैं। उन पंक्तियों में क्या दिया गया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो। दोस्तों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है। दोस्तों, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों, मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, सभी मित्रों से, कि देखिए, आप लोग भली भांति जानते हैं कि छोटे छोटे टारगेट तो रखे जाते हैं अचीवमेंट के लिए, लेकिन अगर हम उसी छोटे टारगेट को ही अपना सर्वस्व मान लें कि नहीं अब यहाँ तक पहुँचना है हमको, बस नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें टारगेट छोटे छोटे सेट करने चाहिए, लेकिन कभी टारगेट पूरा होने पर वहीं पर समाप्त नहीं कर देना चाहिए उसको। हमें और आगे के लिए परिश्रम करना चाहिए दोस्तों। और मैं भी उसी शिद्दत के साथ आपके साथ लगा हूं दोस्तों। बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मिलता रहे लगातार, तो निश्चित रूप से मैं जिस मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं उस मंजिल को जरूर अचीवमेंट करूंगा। बस ये है, आपका सहयोग उसमें अनिवार्य है दोस्तों। आप कृपया करके सभी लोग मेरा लगातार सहयोग करते रहें, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करवाएं। आप लोग पूरे सपोर्ट, मतलब अगर जितना आप सपोर्टिव रहेंगे ना, उतना मुझे भी अपने मार्ग पे चलने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। और मैं जहां तक मानता हूं, आप लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा रास्ता कठिन हो। और आप लोगों के लिए, देखिए, ये तो मेरी बात हो गई, आप लोगों के लिए मैं शिद्दत के साथ लगाऊं, कभी आपका रास्ता कठिन नहीं होने दूंगा, आगे रास्ता का निर्माण करता चलूंगा। आप बस लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे आप लोग पेट का एग्जाम क्लियर करेंगे, इसके बाद वीडियो का एग्जाम आएगा, और ये इसी उद्देश्य से मैंने इन पंक्तियों को रखा आपके सामने कि पेट का एग्जाम हमारा लक्ष्य नहीं है। पेट का एग्जाम तो हम क्लियर ही करेंगे, हमारा लक्ष्य तो उसके बाद आने वाली वैकेंसियां हैं। फिर उस वैकेंसी को क्लियर करने के बाद हमारा सिविल प्रिपरेशन में पीसीएस है, आईएएस है। मतलब हम कभी रुकना नहीं चाहेंगे, लगातार चलते जाएंगे, क्योंकि हम भाई सीधा क्या कहे, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, मतलब उन्हें सीढ़ियां मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इसमें ये बिल्कुल सत्यता है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा और रास्ता मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेहनत करना है, और आप मेरे साथ लग के मेहनत करिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं अपने नए टॉपिक को प्रारंभ करता हूं, संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है दोस्तों, क्या शुरू करते हैं? भारतीय संविधान का निर्माण। हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण, ये आपकी हेडिंग होगी दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण। अच्छा, भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया, अब उसका निर्माण प्रारंभ होगा। उसका निर्माण कैसे, देखिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे वर्तमान में बोलते हैं संसद का केंद्रीय कक्ष, क्या बोला जाता है?
संसद का केंद्रीय कक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हॉल था संसद का केंद्रीय कक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ कब हुआ? ये 9 दिसंबर को प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण की ओर पहला कदम बढ़ाया गया। ठीक है। दरअसल क्या था, उस समय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य थे, वरिष्ठतम सदस्य वो कौन थे? वरिष्ठतम सदस्य वो वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। इन्हीं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से मैं शुरू से बताता हूं आपको, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। प्यार से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, एक बार पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। मैं ये आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप मेरा वीडियो बार बार देखो, नहीं, वो लोग कहते हैं जो कि कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं कि आप एक बार इत्मीनान से पूरा वीडियो जरूर देखिए। हाँ, ये नहीं कि चलो स्किप कर करके देख लें, बढ़ा के देख लें। देखिए, बढ़ा के देखने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। आप डेटा ढूंढने का प्रयास करते हैं, फैक्ट कहां पर लिखा हुआ है। भैया, जब मेरे द्वारा कही गई जो बातें हैं, अगर उसको आप रिटन फॉर्म में करेंगे, भाई कुछ तो मैं यहां रिटन कर रहा हूं, कुछ चीजों को मैं ऐसे बोलता हूं, तो आप दोनों का अगर समन्वय स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आपको दोबारा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और फिर अगर एक बार में समझ में ना आए तो आपके पास वीडियो रहेगा, आप बार बार उसको रोक के पॉज कर करके आप उसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा। बिल्कुल डन। अच्छा, आगे। तो मैंने कहा भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ कहां से? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल से प्रारंभ हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहां है? संसद का केंद्रीय कक्ष को ही कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहा जाता है। शुरुआत कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को मतलब कह सकते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अच्छा, इसके जो वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है। कैसे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट करें, अदरवाइज नोट करें। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। जब ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए तो अब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है। स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और क्या हुआ? जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे, उपाध्यक्ष के रूप में जो थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अच्छा, और जो संवैधानिक सलाहकार थे, कौन? संवैधानिक सलाहकार थे, वो कौन थे? वी.एन. राव। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लो इसको। ये थोड़ा फैक्ट भी है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया।
आगे क्या है, उपाध्यक्ष के रूप में एससी मुखर्जी को चुना गया, संवैधानिक सलाहकार के रूप में बीएन राव साहब को चुना गया। अब आगे देखते हैं 13 दिसंबर की घटना क्या होती है। कब? 13 दिसंबर की हम बात करते हैं। 13 दिसंबर, 13 दिसंबर को क्या होता है? 13 दिसंबर को होता क्या है? 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ध्यान दें, मैंने क्या किया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उपाध्यक्ष के रूप में एससी मुखर्जी साहब को चुना गया। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बीएन राव को चुन लिया गया। अब देखो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको देखेंगे आगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था, इसको 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दिया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी। ठीक है। अब देखिएगा, जो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी को बाद में संविधान की प्रस्तावना कहा गया। क्या कहा गया? संविधान की प्रस्तावना बाद में इसको नाम दिया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वैसे भी उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका कहा जाता है, और संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका को ही, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका को ही संविधान की कुंजी या प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या था उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई थी। तो जैसे ये पारित हो गया, इसमें दिया गया था भारत एक स्वतंत्र, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? भारत एक स्वतंत्र, ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप लोग इसको जरूर केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसके विषय में। देखिएगा, जो ये है उद्देश्य प्रस्ताव, एक मिनट, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? आगे देखो, इसमें कहा गया भारत एक स्वतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बारंबार बता रहा हूं उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न, क्या? संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा या गणराज्य है। अब देखिए, भारत एक स्वतंत्र, मतलब भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। यहां पे ऐसे शब्द क्यों लगाया गया कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है? क्योंकि जो और देश आजाद हुए थे, कहीं न कहीं वो देश डोमिनियन थे, औपनिवेशिक थे, औपनिवेशिक। और जो हमारा ये भारत है या भारत का संविधान है, वो औपनिवेशिक नहीं है। राष्ट्रमंडल से हमें बाहर होने की इजाजत थी, पहली बात तो ये।
दूसरी बात, हम राष्ट्रमंडल में अपने मन मुताबिक शामिल हैं। हम जब चाहें राष्ट्रमंडल से अपने आप को अलग कर दें। कॉमनवेल्थ समझ रहे होंगे आप लोग। कॉमनवेल्थ का मतलब जो अंग्रेजों के अंडर में जो देश थे, गुलाम थे, वो देश, कुछ देश हैं जो कि अभी भी उसके औपनिवेशिक हैं और कुछ देश तो स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल के मेंबर हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है, जो भारतीय हैं, ये स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल के मेंबर हैं, कोई दबाव में नहीं मेंबर है। हम आज चाहें तो आज अपने आप को राष्ट्रमंडल देशों से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आगे देखो क्या है, तो कहा गया भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र होगा, ना कि औपनिवेशिक होगा। दूसरी बात कही गई, समप्रभुता, समप्रभुता संपन्न। संप्रभुता क्या होती है या प्रभुता संपन्न क्या होती है? जैसे कहा गया ये भारत का लैंड है, देखिएगा, जैसे ये मैंने आपके सामने इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये इंडिया का मैंने आपके सामने मैप ड्रॉ कर दिया, ठीक। देखिएगा, जैसे इंडिया का मैंने मैप ड्रॉ किया और मैंने कहा संप्रभुता संपन्न क्या होता है, तो संप्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि जो मेरा देश है, जो मेरा राष्ट्र है, उस राष्ट्र पर अब किसी भी शक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। और मेरा राष्ट्र कहां से, जो मेरे बाउंड्री लाइन है, जैसे जो इसके अंदर देख रहे हैं ना, ये जो इसकी बाउंड्री लाइन है, ये इसकी संप्रभुता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? इसकी संप्रभुता को दर्शाती है। ठीक है, मैं ना तो किसी के क्षेत्र का हनन करूंगा, ना तो किसी के क्षेत्र का हनन करूंगा, ना तो किसी भी क्षेत्र के द्वारा हनन किया जाना बर्दाश्त करूंगा। दोनों चीजें थी, ये संप्रभुता संपन्न की बात है। मेरी पूरी संप्रभुता होगी, मेरे राष्ट्र की होगी। गणराज्य वर्ड यहां पर बताया गया। गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? तो जहां पर कोई भी व्यक्ति चुनकर आता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो वो जनता के द्वारा चुनकर आता है। किसके द्वारा चुन के आता है? जनता के द्वारा चुन के आता है। और जहां पर वंशानुगत या वंशानुक्रम के आधार पर शासक बनता है, वह कभी भी गणराज्य नहीं हो सकता। तो देखिएगा, हमारा देश कैसा होगा? गणराज्य होगा। इसका मतलब कहा गया, जो हमारा चीफ होगा, जो इंडिया का चीफ होगा, चीफ, वो जनता का प्रतिनिधि होगा। किसका होगा? जनता के द्वारा चुन के आएगा। कोई भी आ सकता है, कोई इसमें बुराई नहीं है। दूसरी बात ये भी बताया गया, संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा और जितनी भी शक्तियां हैं, शक्तियों का जो केंद्र बिंदु होगा, शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है, शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु, वो कौन होगा? केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु होगी हमारे भारत देश की जनता। कौन होगी? भारत देश की जनता। जैसे कहा गया ना, क्या कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे इस चीज को दोस्तों, क्या कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा को गढ़ा गया। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा को गढ़ा गया है। क्या बताया गया उसमें? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जनता ही केंद्र बिंदु में है, जनता ही सब कुछ है। और इसीलिए हमारे प्रेम्बल के प्रारंभ में इसी बात को बताया गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के कौन? जनता। जनता, जो जनता है वही सब कुछ है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, मतलब जितनी भी बातें की गई, लेकिन प्रारंभ कहां से हुआ? हम भारत के लोग। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु पर कौन है? जनता है। ठीक है, चलो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आप ले लिए? चलिए ले लीजिए। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपसे इसके बाद रूबरू होते हैं। और क्या बताया गया? इसके साथ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और इसमें क्या दिया गया? भारतीय नागरिकों को क्या दिया गया? न्याय में क्या बताया गया? क्या क्या न्याय हो सकते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए, न्याय, भारतीय नागरिकों के लिए न्याय क्या क्या बताए गए?
तो वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय कितने प्रकार के बताए गए? 3 प्रकार के न्याय बताए गए। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय। अच्छा, सामाजिक न्याय क्या होता है? आप लोग थोड़ा सा इसके विषय में डिस्कशन करें। सामाजिक न्याय क्या होता है, इसके विषय में आप लोग मुझे बताएं कि सामाजिक न्याय किसको हम कहेंगे। ठीक है, बताइएगा। देखिए, सामाजिक न्याय जो होता है, सामाजिक न्याय से सीधा से इसका मतलब होता है कि समाज में चाहे महिला हो या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको बराबर का अधिकार है। जैसे राइट टू इक्वलिटी आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट जानते हैं ना, मूल अधिकार। तो उसमें जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है वो यही दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, समता और समानता के अधिकार की बात की गई है। तो किसी भी तरह के समाज में भेदभाव नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह के समाज में ऊंच नीच का दायरा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह समाज में महिला पुरुष के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से समाज में जीने का अधिकार है, यही न्याय कहता है। ठीक है, और दूसरा आर्थिक रूप से भी न्याय की बात की गई। अगर समान कार्य करते, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई सा भी हो, अगर वो एक कार्य को संपादित करते, सेम कार्य को दूसरा भी संपादित करता है, तो भी उसके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अदरवाइज कोई भी हो या अदर हो, तो सबको समान रूप से आर्थिक सहयोग या आर्थिक रूप से जो वेतन के रूप में आप भोग करते हैं वो आपको प्राप्त होगा। राजनीतिक रूप से भी न्याय की बात की गई। अब राजनीति में पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। जैसे राजनीतिक रूप में चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, उतना ही उसको अधिकार है जितना पुरुष को, उतना ही अधिकार महिला को भी है। ठीक है, चाहे इलेक्शन लड़ने में हो या कहीं पर भी। आप लोग देखते हैं, जब ये देखा गया कि महिलाओं को लोग नहीं ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं, ना तो ज़्यादा उसको चांस देते हैं, तो सीधा सीधा उनके लिए 33% का आरक्षण लागू कर दिया गया कि किसी भी सीट में या किसी भी क्षेत्र में वहाँ पर 33% आरक्षण महिलाओं का होगा। ठीक है, कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ 50% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है। तो ये क्या है? ये राइट टू इक्वलिटी के लिए है। किसके लिए? राइट टू इक्वलिटी। जैसे हम कहते हैं एससी को इतने % आरक्षण है, ओबीसी को इतने % आरक्षण है और जनरल को 50% है। ऐसा नहीं होता भैया। ये जो आरक्षण व्यवस्था है वो इसलिए की गई ताकि राइट टू इक्वलिटी जो हमारा सपना है, समता और समानता का अधिकार, उसको प्राप्त किया जा सके। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ये मतलब अन्याय करने के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हो सकता है मे बी हो सकता है कि कोई बहुत सारे समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो इसका नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। दरअसल क्या होता है, इसको नाजायज रूप से ना बल्कि जायज रूप से लीजिए तो कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण व्यवस्था बड़ी इफेक्टिव व्यवस्था है, ताकि मुख्य धारा में चलने का तो सबका अधिकार होता है ना भाई। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ है, हमारे समाज का कोई आदमी यहाँ पर है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, कोई बॉटम पे, कोई हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पे है, तो क्यों ना बॉटम वाले को नहीं आवश्यकता है कि वो भी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए? आप नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि राइट टू इक्वलिटी के तहत उनको जो है इसमें राजनीतिक रूप से भी अधिकार संपन्न बनाया गया है। तो शायद मेरे हिसाब से ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं स्वतंत्रता और समता की। स्वतंत्रता और समता, मैंने समता की भी बात की आपके साथ, स्वतंत्रता और समता। अच्छा, ये स्वतंत्रता और समता किसके लिए कहा गया है? स्वतंत्रता और समता गारंटी देता है तथा अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए, ओबीसी या एससी या एसटी, इनके सबके लिए क्या किया गया? स्वतंत्रता और क्षमता की बात की गई और कहा गया पिछड़ों की विशेष रक्षा के उपायों का संकल्प भी व्यक्त किया गया। मतलब इनके लिए स्पेशल बात की गई, ये स्पेशल है
मतलब स्पेशल इनके लिए व्यवस्था मैंने अभी इसी की चर्चा आपके साथ किया था, इनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, स्वतंत्रता और समता के लिए भाई इनको भी राइट टू इक्वलिटी चाहिए, इनको भी राइट टू फ्रीडम चाहिए ना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के उपरांत, जब उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब हुई, 22 जनवरी 1947 को, उसकी स्वीकृति, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, स्वीकृति हो जाने के बाद क्या होता है कि संविधान सभा के द्वारा कुछ समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, कुछ समितियों का गठन किया गया, समितियों का गठन किया गया। क्या किया गया, गठन किया गया। अब देखिए समिति दो प्रकार की थी। समितियां कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की थी। अब देखो इतना हो जाए तो आगे बताता हूं मैं। स्वीकृति हो जाने के बाद क्या हुआ, समितियों, संविधान सभा के निर्माण में कुछ समितियों का गठन भी आवश्यक था, तो जिसके तहत दो समितियों का गठन महत्वपूर्ण रूप से किया गया। अब देखिएगा दोनों समितियां कौन कौन सी है। पहले समिति का नाम है प्रक्रिया संबंधी समिति, पहले समिति का नाम है प्रक्रिया संबंधी समिति, पहले का नाम है प्रक्रिया संबंधी समिति और दूसरे का जो नाम है वो है विषय संबंधी समिति, विषय संबंधी समिति। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण समितियां, याद रखेंगे इनको। इसके अंतर्गत और छोटी छोटी कई सारी समितियां हैं, लेकिन आप देखेंगे संविधान निर्मात्री समिति और उनके अध्यक्ष के विषय में जान लेते हैं। प्रक्रिया संबंधी समिति हो गई, विषय संबंधी समिति हो गई, ये दोनों आप जाने, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संविधान सभा संबंधी समितियां हैं और उसके अध्यक्ष हैं, उनके विषय में मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। इसके आगे कंटिन्यू होता हूँ, इतना आप लिख लिया, नोट डाउन करें। अब हेडिंग डाल दीजिएगा, क्या हेडिंग डालेंगे, संविधान निर्मात्री, हेडिंग डाल दीजिएगा संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कौन कौन सी समितियां हैं, कौन कौन से अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रारूप समिति। कौन सी आती है, प्रारूप समिति। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लिख लीजिए, बिल्कुल यहां से एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर है, पेट के एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बिल्कुल लिख लीजिए यहां से, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे कौन हो गए, संघ संविधान समिति। दूसरा है संघ संविधान समिति। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे। कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू। कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। ठीक है, इसको आगे आप ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। अब जब प्रांतीय संविधान समिति की बात आएगी तो आपके कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो पूछा जाना बिल्कुल श्योर है। खासकर पेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके बाद है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। कौन है? सरदार पटेल जी हैं। सरदार पटेल जी इसके भी अध्यक्ष हैं। अब देखिए इसमें भी आप देखेंगे आगे है झंडा समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसको 4-5 स्टार कर लीजिएगा। इसमें 5 स्टार, बिल्कुल 5 स्टार इसमें करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आगे देखिए रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। देशी रियासत एवं समझौता समिति के कौन थे? देशी रियासत एवं समझौता समिति, देशी रियासत एवं समझौता समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको देख लीजिए। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल जी, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देशी रियासत एवं समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला है संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष बताएं। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके भी अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, संघ शक्ति समिति के कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं संघ शक्ति समिति के बाद अगला कौन है? कार्य संचालन समिति के कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी, है ना? के.एम. मुंशी जो थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अब उनके बाद देखिए के.एम. मुंशी जी के बाद मूल अधिकार संबंधी उप समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत बार। क्या? मूल अधिकार संबंधी उप समिति। ये कौन थे इसमें? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर जे.बी.
कृपलानी, कृपलानी। ठीक है, कौन थे? जेबी कृपलानी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे इसके? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी। तो याद रखिएगा, जब ये दोनों सम्मिलित रूप से पूछा जाए आपसे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताएंगे सरदार पटेल जी। और अगर पूछा जाए मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थीं, उनके विषय में मैंने आपको बताया। और इसके बाद और सारे बहुत हैं, लेकिन यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट थे और इसी वजह से मैंने इनको आपको बताया। आप लोग इसको बारंबार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह तथ्य। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ाई करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई से जी को मत चुराइए, क्योंकि आपने अभी अभी कोटेशन में क्या पढ़ा था, आपने उन पंक्तियों के अंदर क्या देखा था। जिनको सीढ़ियों से जाना है वो जाएं, क्योंकि उनकी मंजिल छत है, लेकिन हमारी मंजिल तो छत नहीं है ना। हमें तो आसमां तक जाना है। कहां तक जाना है? आसमां तक जाना है। और हमें रास्ते भी आपने खुद बनाना है दोस्तों। इसीलिए कहता हूं, मेहनत करो, सीरियस होकर मेहनत करो, पढ़ाई करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मेरी मेहनत भी आपके साथ है। आप केवल स्टडी करो, मैं आपके साथ बराबर आपके साथ लगा रहूंगा दोस्तों। और अपने मित्रों तक भी इन चीज़ों को शेयर किया करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। मैं बारंबार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और इसके बाद कमेंट के लिए जब कहता हूं कि आप लोग कमेंट किया करें, तो आप लोग कमेंट भी बहुत कम किया करते हैं। और वीडियो पूरा देखा करें। उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट तो होते हैं जो शायद आप ना जानते हो, और अगर नहीं जानते तो आप पूरा उसको देखें। और मैं तो यही सलाह आपको दूंगा, आप पूरी वीडियो देखा करिए। उसमें से क्या होता है, आपकी पूरी स्टडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं तक रखता हूं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।